निशा क्लासेस एट यूके। हम पढ़ रहे हैं आपके लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए आपका जीएस। ठीक है, तो जीएस की एक क्लास मैं पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसमें, और आज जीएस की आपकी दूसरी क्लास है। इसमें हिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो लगभग हम क्या करेंगे, 200 के आसपास क्वेश्चन हम हिस्ट्री के करेंगे। 20 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी, और आज थोड़ा सा 17-18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नहीं हो पाए, क्योंकि आज थोड़ा मैंने डिटेल लेके क्वेश्चन को पढ़ाया है। तो अगर आपको ये सही लगता है तरीका तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, फिर ओनली एमसीक्यू पे ही कमेंट करेंगे और डिटेल आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से घटना वर्ष का कौन सा युग्म सही है। ठीक है, घटना वर्ष दिए हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी, तो इसमें बताना है कि जो ये हमें 3 सेट दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा इसमें बिल्कुल सही है, जो घटना है और घटना का वर्ष कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो पहला है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1856। तो क्या जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो 1856 में हुआ था? तो नहीं जी, ये तो हुआ था आपके 1857 में। सभी जानते होंगे 1857 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में। अगर आज तक आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, चाहे लूसेंट से या किसी भी बुक से पढ़ी हुई है, तो आप इन तीनों की जो डेट है वो अच्छे से जानते होंगे, ये वर्ष जानते होंगे कौन कब हुआ था। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ये हुआ था हमारे 1857 में। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, बिल्कुल सही है। और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपके सन 1885 में। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 का जो युग्म है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन जो 2 है हमारा आंसर नंबर 2 ये बिल्कुल सही जा रहा है, यानी ऑप्शन जो स्वदेशी आंदोलन 1905 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। थोड़ा सा इसमें डिटेल देख लेते हैं। जो स्वदेशी आंदोलन था वो क्या था, कब हुआ और क्यों हुआ। जो स्वदेशी आंदोलन था वो 1905 में शुरू हुआ था और बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। जल्द ही यह पूरे देश में फैल गया था और भारतीय इतिहास की यह एक ऐतिहासिक घटना थी। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाने वाला यह क्या था? एक आत्मनिर्भरता आंदोलन था। ठीक है, और इसने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कहाँ से होती है? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। और इसका जो उद्देश्य था ना, ये स्वदेशी आंदोलन का यह क्या था कि आयात को कम करना और देसी विनिर्माण को बढ़ावा देना। स्वदेशी मतलब अपने देश में चीज़ों को निर्मित करना, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना। ठीक है, और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इसे स्वराज की आत्मा कहा था। किसे कहा था स्वराज की आत्मा? जो ये स्वदेशी आंदोलन था इसे महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा था। पूछ लिया जा सकता है कि किसने इसे स्वराज की आत्मा कहा था। ठीक है, अब जो आप ना आज तक जो क्वेश्चन आते थे थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, और बहुत बार वो लगभग 20, 25, 30 सालों से वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में क्वेश्चन का ट्रेंड क्या हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि हिस्ट्री तो बदलती है नहीं। इसलिए हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे अब थोड़ा सा क्या हो गया है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछे जाने लगे हैं। क्वेश्चन थोड़ा डीप स्टडी हिस्ट्री की ज़रूरी हो गई, इसलिए हमने डिटेल के साथ आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन में क्या किया? अभी स्वदेशी आंदोलन था तो क्या किया इसमें? स्वदेशी नेताओं ने भारतीयों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करके राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्ष में। तो पहले इन्होंने क्या किया? जो स्वदेशी नेता थे इन्होंने भारतीयों को बोला स्वदेशी उत्पाद बढ़ाओ, और इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना भी की। और जब राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की उच्च शिक्षा के लिए, तो इस प्रकार इन्होंने इस आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। और इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि विदेशी वस्तुओं, सरकारी सेवाओं, अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने का आग्रह किया जनता से। ठीक है, क्या किया जाए? विदेशी वस्तुओं, सरकारी सेवाओं, अदालतों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। फिर इन्होंने इस प्रकार यह जो आंदोलन था ये राजनीतिक
राजनीतिक के साथ साथ एक आर्थिक आंदोलन भी बन गया, क्योंकि इन्होंने बोला विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर जोर दिया। इस प्रकार ये एक आर्थिक आंदोलन भी बन गया। फिर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन को बहुत सफलता मिली और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष समेत कई नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या उन्हें निर्वासित कर दिया गया। तो इस आंदोलन में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सभी नेताओं में थे, किसी को जेल में डाल दिया और किसी को निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति पर जोर स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक था। आत्मनिर्भरता विदेशी चीज़ों पर निर्भरता कम करना और देसी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ाना था। ठीक है, और ये किसके अनुसार था, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो आत्मनिर्भरता था ये स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटक था। ठीक है, कई इस समय क्या हुए, कई विशिष्ट भारतीय औद्योगिक उद्यम स्थापित किए गए, जिनमें बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स, लक्ष्मी कॉटन मिल्स, मोहिनी मिल्स और नेशनल टेनरी शामिल हैं। तो इस प्रकार की औद्योगिक उद्यम स्थापित किए गए उस समय, जैसे बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स, लक्ष्मी कॉटन मिल्स, मोहिनी मिल्स और नेशनल टेनरी मिल्स। अब थोड़ा सा दूसरे जो ऑप्शन है वो हम हिस्ट्री पढ़ ही रहे ना इसमें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है उसके विषय में सन 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, 1885 में ये A.O. ह्यूम, ये फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम क्या कहते हैं, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला अधिवेशन सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी A.O. ह्यूम की पहल पर किया और किसकी अध्यक्षता में हुआ था पहला अधिवेशन आपका, W.C. बनर्जी, यानी जिनका पूरा नाम क्या है आपका, W.C. बनर्जी का पूरा नाम आएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और हुआ कब ये, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक हुआ। कब से कब तक हुआ, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक हुआ। और कहाँ पर हुआ, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में, या विद्यालय भी कहीं कहीं पर आ जाता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह जो अधिवेशन था कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये आयोजित किया गया। तो आपके ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पहले अधिवेशन से संबंधित इतनी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। कहाँ पर हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और इसकी स्थापना कैसे होती है, तो इन चीज़ों को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हमें मैच करना है और ये चीज़ें जो हैं ये हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, जैसे हमें बताना है धौलागिरा कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है और आपका हड़प्पा कहाँ पे है। ऑप्शन यहाँ पे आपको मैच करने हैं। तो कितने लोगों को इसकी जानकारी है, अगर आपने हिस्ट्री डिटेल से पढ़ी तो आप जानते होंगे कि जो आपका धौलावीरा है वो कहाँ पे आएगा, आपका धौलावीरा लोथल। ये लोथल सभी जानते होंगे, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, गोदीवाड़ा के लिए, गोदीवाड़ा के लिए, यानी वहाँ पे पत्तन था। और पत्तन कहाँ पे आएगा आपका, इसमें या तो खंबात की खाड़ी या आपका कच्छ कारण। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैच करके देख लेते हैं, अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है। चलिए मैच कर लेते हैं और इसमें जो ऑप्शन है सही आंसर इसका हो जाता है A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। ठीक है, A का 1, A का 2 यहाँ पे आया है और B का 1, C का 4 एंड D का 3। ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से इसको मैच कर लेते हैं। ठीक है, ए का इसमें 2 है, धौलावीरा आपका कच्छ कारण है और जो लोथल है ये आपके खंबात की खाड़ी में, क्योंकि ये गोदीवाड़ा था वहाँ पे पत्तन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये लोथल आपका पड़ता है वैसे भी कहाँ, गुजरात में। वर्तमान में ये गुजरात में है, खंबात की खाड़ी से इसका मिलान करते हैं। धौलावीरा आपका कच्छ के रण में है। मोहनजोदड़ो आपके कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और हड़प्पा आपका कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है आपका, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और हड़प्पा आपका पंजाब में है, लोथल खंबात की खाड़ी में, धौलावीरा कच्छ कारण में। राज्य भी पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका भी डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल क्या है। धौलावीरा जो है आपके भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा भी आपके गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है, कच्छ के रण में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। धौलावीरा की कुछ अनूठी विशेषताओं में इसकी परिष्कृत जल संरक्षण प्रणाली, निर्माण में पत्थर का व्यापक उपयोग और 3 भागों में विभाजित इसका अनूठा शहर लेआउट शामिल है। तो धौलावीरा की विशेषता क्या है आपकी, जल संरक्षण प्रणाली, पत्थर का व्यापक उपयोग और 3 भागों में विभाजित अनूठा शहर लेआउट। तो इसमें जो शहर विभाजित था वो 3 भागों में विभाजित था। वैसे क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 भागों में विभाजित था, एक दुर्ग था, ठीक है, और एक निचला क्षेत्र था। तो लेकिन इसमें क्या है, गढ़ है, मध्य शहर है और निचला शहर है। उसमें क्या था वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, दुर्ग और जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली बातें हैं, एक दुर्ग होता था और एक निचला क्षेत्र होता था। इसमें एक गढ़ है, एक मध्य शहर और एक निचला शहर है। शहर में बड़े जलाशय भी थे जो इस क्षेत्र की शुष्क जलवायु को देखते हुए उन्नत इंजीनियरिंग कौशल का संकेत देता है। गुजरात आपका शुष्क क्षेत्र पड़ता है, तो शुष्क क्षेत्र में एक जो जलाशय बनाए गए थे तो ये संकेत देते हैं कि वहाँ पर उच्च इंजीनियरिंग, उन्नत इंजीनियरिंग भी विकसित थी उस टाइम पर, ठीक है। फिर भारत के गुजरात में जो लोथल है वो भी गुजरात में ही है। तो भारत के गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, ठीक है। अब जब यहाँ पे गोदीवाड़ा था यानी पत्तन था, तो पत्तन था तो किसके लिए महत्व रखता है, व्यापार के लिए, ठीक है। सबसे जो, और ये किसने अपने विकसित था, ये अपनी समुद्री गतिविधियों के लिए जाना जाता था। लोथल की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका गोदी गृह है, जिसे विश्व के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक माना जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल पढ़ा जाता है तो मुख्यतः किसके लिए पढ़ा जाता है, आपके बंदरगाह गोदीवाड़ा के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बंदरगाह है यह क्या माना जाता है, ज्वारीय हलचलों और जल विज्ञान की उन्नत समझ का संकेत देता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो पत्तन है ये क्या है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। गुजरात में जो कांडला है, कांडला भी क्या है, एक ज्वारीय बंदरगाह है ना। तो खंबात की खाड़ी के पास पड़ता है वो भी, तो ये भी क्या था, खंबात की खाड़ी के पास था। फिर इस स्थल पर अब लोथल में क्या है, मन का निर्माण, धातु कर्म और चावल की भूसी को पकाने की अनोखी तकनीक के साक्ष्य भी मिले हैं। तो लोथल में और क्या मिला है, मनके का निर्माण, धातु कर्म जो मेटलर्जी है और चावल की भूसी को पकाने के अनोखी तकनीक के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके लेआउट में जो इसका खाका है, जो इसका डिज़ाइन है, इसमें क्या है, एक बाजार, एक परिष्कृत जल निकास प्रणाली, आवासीय और गैर आवासीय इमारतें शामिल हैं। बाजार तो यहाँ पे ज़रूर होगा। फिर मोहनजोदड़ो तो सभी जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है और यह कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह उन्नत शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें क्या है, जल निकासी प्रणाली, सड़कों का ग्रिड लेआउट और ईंट की इमारतें। तो जो मोहनजोदड़ो में जो इमारतें थी वो किसकी हैं, ईंट की हैं। और अभी हमने धौलावीरा में क्या पढ़ा, पत्थर की इमारतें पढ़ी, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर जो सड़कों का ग्रिड सिस्टम से यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी, कहाँ पे, ये मोहनजोदड़ो में। फिर है इसमें उल्लेख्य संरचनाओं में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है इसके बारे में क्या जाना जाता है कि इसका इस्तेमाल धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। और यहीं पे क्या है, एक बड़ा अन्न भंडार भी है। इसकी कलाकृतियाँ और स्थापत्य अवशेष एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रथाओं और तकनीकी कौशल वाले समाज का संकेत देते हैं। तो इस विशाल स्नानागार और अन्नागार ये कहाँ पे थे, आपके मोहनजोदड़ो में। फिर है हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो भी विद्वानों को हड़प्पा लोगों के जीवन, संस्कृति और तकनीकी प्रगति को समझने में मदद करता है। अब जो आपका हड़प्पा है ये भी कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये दोनों ही जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वर्तमान में कहाँ है, आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। तो
तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया जाता है, स्थित है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले उत्खनन किए गए स्थलों में से एक था। तो सबसे पहले किसकी खोज की गई? हड़प्पा की। इसकी विशेषता भी क्या है? व्यवस्थित रूपरेखा, सुदृढ़ केंद्रीय क्षेत्र, परिष्कृत शहरी नियोजन, ग्रिड पैटर्न में बनाई गई सड़कें और उन्नत जल निकासी। लगभग मोहनजोदड़ो हड़प्पा में क्या है? दोनों में समानताएं हैं। मोहनजोदड़ो की तरह हड़प्पा में भी सामाजिक संगठन, व्यापार, मनके बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका, हमने थोड़ा सा आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ लिया, आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि। फिर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य क्या था? आपका स्वराज या स्वशासन था। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जो स्वराज और स्वशासन थी इसकी घोषणा सबसे पहले यह मुद्दा कब उठाया गया, किसने उठाया, कौन से अधिवेशन में उठाया गया? तो सबसे पहले यह घोषणा करी थी दादा भाई नौरोजी। तो शुरू से ही वो क्या थे? स्वराज और स्वशासन के विषय में बात करते थे। ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसकी घोषणा की थी? का जो ये बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम लक्ष्य है वह स्वशासन या स्वराज है। 4 ऑप्शन है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या नागपुर। तो इन 4 ऑप्शन में सही आंसर देख लेते हैं कि जो स्वशासन या स्वराज की घोषणा दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसका सन पता है तो आप बता सकते हैं कि कौन से सन में की गई थी। ठीक है, फिलहाल हम इसका डिटेल देख लेते हैं। स्वराज का हिंदी अर्थ में क्या होता है? हिंदी में अर्थ स्वशासन या स्वराज। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये सदस्य थे। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया? तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया? तो इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में, तो कब की थी इन्होंने घोषणाएं देख लेते हैं। सन 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज की घोषणा की। तो दादा भाई नौरोजी ने कब की? 1906 में। कहाँ पर? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन की घोषणा की। आगे बढ़ते हैं। यह अधिवेशन विशेष महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ये तो जानते ही हैं सभी कि 1885 जो था वो कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और इस अधिवेशन में स्वशासन को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया गया था, बल्कि कब किया गया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1908 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में अस्पृश्यता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया और यहाँ पर भी स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया गया। 1912 में कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन होम रूल के प्रस्ताव को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें भी स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित नहीं किया गया। तो अंतिम लक्ष्य घोषित कब किया गया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर देख लेते हैं, फाहियान ने अपनी घर वापसी की यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू की? तो मैंने बोला अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी, सो जो मीडिएवल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री में जो ये वाला पार्ट था भारतीय राजाओं वाला पार्ट, तो मुगल थोड़ा सा कम आता है, ये वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। फाहियान ने अपने घर वापसी की यात्रा किस भारतीय राज्य से शुरू की? बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल या उड़ीसा। 4 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो फाहियान ने जो अपने घर वापसी की यात्रा जो शुरू की थी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपके बंगाल से शुरू की थी घर वापसी की यात्रा। अब थोड़ा फाहियान के विषय में पता कर लेते हैं, कब आया था ये। फाहियान बंगाल से घर वापस जाने के लिए कुछ व्यापारियों के साथ जहाज़ पर सवार हुआ। जो फाहियान था ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और अनुवादक था जो बौद्ध साहित्य की खोज में चीन से भारत तक पैदल चला था। ठीक है, अब ये इसका नाम है फैक्सियन है, फाहियान है, फाइसियन है, से ही जो भी था।
399 और 412 ईस्वी के बीच लगभग 60 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी कठिन यात्रा शुरू की। ठीक है, 399 और 412 ईस्वी के बीच मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में इन्होंने पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा किया। 10 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए। और फाहियान किस राजा के समय भारत आए थे? आप ये कमेंट हमें जरूरी, तो सभी को आता होगा कि फाहियान कब भारत आया था और किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। फिर एक क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? भारत में बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हुए और हर आदिवासी विद्रोह का क्या था? एक नेता था। ठीक है, तो अल्लूरी जो सीताराम राजू हैं ये भी एक आदिवासी विद्रोह के नेता थे। तो ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू ये आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इन्होंने कौन से विद्रोह में भाग लिया? तो 1922 में भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश राज के खिलाफ रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह के विषय में सबने सुना होगा। तो रंपा विद्रोह हुआ था आपके 1922 में, तो उसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। ठीक है, और क्यों किया था ये विद्रोह? हुआ क्यों? क्योंकि 1882 के मद्रास वन अधिनियम को लागू किया था अंग्रेजों ने, जिसने आदिवासी समुदाय के अपने ही जंगलों में मुक्त आवागमन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो मुख्य रूप से जो आदिवासी विद्रोह भारत में जहाँ जहाँ हुए वो आदिवासियों के अपने अधिकारों के छीनने के खिलाफ ही हुआ था। अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? वन कानूनों को लागू करके आदिवासियों के अधिकार छीन लिए थे। तो आदिवासियों ने क्या कर दिए? विद्रोह शुरू कर दिए थे। अब जो ये इन्होंने वन अधिनियम बनाई, इस अधिनियम के प्रभाव के तहत अब ये मद्रास वन अधिनियम की बात हो रही है। जो 1882 का मद्रास वन अधिनियम था, इसके क्या हुआ? समुदाय जो पारंपरिक पोड़ो कृषि प्रणाली को पूरी तरह से चलाने में असमर्थ था। जैसे अधिनियम लगा तो इसके तहत क्या हुआ? जो उनकी पारंपरिक पोड़ो कृषि प्रणाली थी वो प्रभावित हो रही थी, जिसमें क्या थी? इनकी स्थानांतरित खेती शामिल थी। ठीक है, यह सशस्त्र संघर्ष जो था 1924 में हिंसक रूप से समाप्त हो गया, जब अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस बलों ने पकड़ लिया, एक पेड़ से बांध दिया और फायरिंग दस्ते द्वारा इन्हें गोली मार दी गई। उनकी वीरता के कारण उन्हें मन्यम वीरडू या जंगल का नायक की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? मन्यम वीरडू या जंगल का नायक। तो 1924 में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के इन्हें गोली मार दी। ठीक है, तो ये था आपका अल्लूरी सीताराम राजू। किस विद्रोह से जुड़े हैं? ये रंपा विद्रोह। फिर है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा है? जब स्टार्टिंग होती है अंग्रेज़ों के भारत में, जब मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो रहा होता है, अंग्रेज़ भारत में आ रहे होते हैं, तो मीर कासिम एक बहुत फेमस नाम है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है? अंग्रेज़ों की भारत में जो है पकड़ शुरू हो जाती है। ठीक, तो किस युद्ध से जुड़ा है? किरकी की लड़ाई, बक्सर, प्लासी या लाहौर की लड़ाई। 2 लड़ाइयाँ तो सबने सुनी होंगी ना, बक्सर और प्लासी का युद्ध। तो मीर कासिम का नाम देख लेते हैं किस युद्ध से जुड़ा है। तो मीर कासिम का नाम जुड़ा है आपका बक्सर के युद्ध से, और सभी जानते होंगे बक्सर का युद्ध कब होता है? आपके 1764 में होता है। अब मीर कासिम का नाम इससे क्यों जुड़ा है, इसके विषय में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध लड़ा गया आपके सन 1764 में, इसको सभी जानते होंगे। किस किस के बीच लड़ा गया? अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज़ों और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच। यह युद्ध क्यों लड़ा गया? यह युद्ध लड़ा गया फरमान और दस्तक के दुरुपयोग। ठीक है, अंग्रेज़ों को फरमान जारी कर दिया गया था प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, अंग्रेज़ों को जो फरमान और दस्तक की जो सुविधाएं दी गई थी, अंग्रेज़ों ने उसका दुरुपयोग किया। दूसरा, जो अंग्रेज़ों बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय और मुग़ल सम्राट की व्यापार विस्तारवादी आकांक्षा का परिणाम था। ठीक है, एक तो अंग्रेज़ दुरुपयोग कर रहे थे फरमान और दस्तक का, दूसरा
जो ये अंग्रेज़ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय और मुग़ल सम्राट थे, इनकी जो व्यापारवादी मेन तो इसमें जो लड़ाई थी वो अंग्रेज़ों की जो विस्तारवादी आकांक्षा थी उसके खिलाफ़ ये युद्ध हुआ। ठीक, फिर क्या था, बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1765 में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कंपनी का गवर्नर बन गया था। तो ये तो मेन बात हुई है कि बक्सर का युद्ध क्या था, अंग्रेजों ने जीत लिया था और इसमें मीर कासिम क्या हो गया था, हार गया था। उसके बाद आपकी संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। और 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है वो किस में होती है, किस किस के साथ होती है, आपके अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ होती है। ठीक है, ये तो बहुत डिटेल है आगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1765 में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने क्या किया, इलाहाबाद में क्लाइव के साथ एक संधि की और वो रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का गवर्नर बन गया था। वो तो क्लाइव तो कंपनी का गवर्नर था। इस संधि के तहत अब जो ये संधि की 1765 में शुजा-उद-दौला और शाह आलम के साथ क्लाइव की या अंग्रेज़ों की जो संधि हुई, इस संधि के तहत क्या हुआ ये मेन बात है। ठीक है, संधि कभी 1765 में, 1764 में युद्ध हुआ। युद्ध क्या था, ये मीर कासिम वगैरह हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। उसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। अब इन संधियों के तहत क्या होता है, अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। ठीक है, तो इससे क्या मिला उनको, जो बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेज़ों को क्या मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। और दीवानी जब मिली तो कंपनी को क्या मिला, इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया। कौन कौन क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो जो इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं ये आपके बक्सर के युद्ध के बाद होती हैं। किर्की की लड़ाई है थोड़ी सी, किर्की की लड़ाई होती है 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ी गई थी 1817 में, क्योंकि वो 1764 का युद्ध है, ये 1817 का है। प्लासी की लड़ाई सब जानते होंगे, 23 जून 1757 को होती है। भारत के कहाँ होती है, बंगाल में हुगली नदी के तट पर होती है। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई, जो लड़ाई होती है, ये युद्ध होता है, यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सैनिक सहयोगियों की सेना के साथ होती है। किसकी, आपकी अंग्रेज़ों की लड़ाई होती है। ठीक, ये होती है सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के साथ जो उसके फ्रांसीसी सहयोगी थे। अब फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला का सहयोग क्यों करा, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ जो आपस में इनकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी क्या हो गया था, सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया था। फिर क्या है, लाहौर की लड़ाई। लाहौर की लड़ाई 1849 में 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। इसमें भी मीर कासिम शामिल नहीं था। तो मीर कासिम शामिल था आपके बक्सर की लड़ाई में 1764 में।